हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रसायन विज्ञान, जो कि आपका 4 मार्च का दोस्तों एग्जाम है 2023 को। इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में आना ही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये दोनों प्रश्न आपसे बिल्कुल छूटे ना, तब दोस्तों ऐसे में ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिए। इस क्वेश्चन को जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, इन क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग बिना देखे एग्जाम में बिल्कुल भी मत जाइएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आपके क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस क्लास से। चूँकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो कि आप लोग के समझ से बहुत परे होती हैं, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आप लोग काफ़ी हद तक केमिस्ट्री को आसान समझने लगेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपके कौन कौन से 2 क्वेश्चन ऐसे मोस्ट हैं जो कि आपको यहाँ पे दोस्तों कम से कम 6 नंबर आपके दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, ये दोस्तों आता है, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अभिक्रियाओं से संबंधित जो कि आपका पहला लेसन है, यहाँ पे दोस्तों आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जाता है। इसमें से ये मान के चलिए कि जैसे आपका अभिक्रिया की कोटि हो गया, अभिक्रिया की आणविकता हो गया, ये दोस्तों इसके साथ साथ में इसकी इकाई जो होती हैं वो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं 1 नंबरी वाले क्वेश्चन में। लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका है, ये मान के चलिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ये हमेशा पूछा जाता है। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, जो कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन में आसानी से लिख के आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, मैंने इतना में इसको सर्टिफाइड किया हुआ है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसको समझाने की आपको मैं कोशिश करता हूँ बहुत आसान तरीके से, ताकि आप लोग इसको अपने एग्जामिनेशन में लगा सकें। दोस्तों इसका आंसर आप यहाँ पे देखिए, बताया जाता है एकांक समय में अभिकारक पदार्थों के सांद्रण में हुआ परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं जो आपका अभिकारक होता है, ये जो है कुछ वेग से उत्पाद में चेंज होता है। हम लोग जानते हैं, जिसे मान लेते हैं कोई अभिक्रिया हम लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या क्या लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं Na प्लस हम लेते हैं Cl। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये आपका है, तो ये बन जाता है आपका NaCl। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, जो इस पक्ष में आपका होता है इसको कहा जाता है अभिकारक, जो इस पक्ष में आपका बनता है इसको दोस्तों कहा जाता है उत्पाद। ठीक है, तो ये होता है आपका अभिकारक दोनों, ये होता है आपका उत्पाद। तो क्या होता है कि अभिकारक जो होते हैं ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं, मतलब अब आपस में जब ये अभिकृत होते हैं तो उत्पाद बनता है। तो उत्पाद बनने में कुछ अभिक्रियाओं में ये होता है कि काफ़ी जल्दी बन जाता है, कुछ अभिक्रियाओं में ये होता है कि काफ़ी समय लगता है बनने में। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है, जितने समय में मतलब आपका जो अभिकारक होता है वह उत्पाद में चेंज हो जाता है, उसी को कहा जाता है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, जो आपको यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि एकांक समय में अभिकारक पदार्थों के सांद्रण में हुआ परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो जैसे आपको एग्जाम में लिखना है तो आप इतना लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको समझाना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि सूक्ष्म समयांतराल dt में अभिकारक का dx मोल उत्पाद में बदल जाता है तो अभिक्रिया को का वेग हम कैसे दर्शाएंगे। यहाँ पे देखिए, अभिक्रिया का वेग इज इक्वल dx अपान dt। ठीक है, जहाँ dx क्या है, मोल है कि कितना मोल आपका अभिकारक का उत्पाद में चेंज हुआ है। dt क्या है आपका, वह टाइम है जितने टाइम में आपका अभिकारक जो है वह उत्पाद में चेंज हुआ है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो इसका जो इकाई बनती है अभिक्रिया का वेग का, dx अपान dt, ये आपका मोल है, ये आपका समय है, मतलब मोल प्रति सेकेंड हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग का इकाई होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को देख लेना चाहिए, कायदे से समझ लेना चाहिए। यदि आपको इसको चाहें तो इसको आप नोट कर लें, क्योंकि यह आपका 4 मार्च को आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों मिलेगा। 100% मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपका मिलेगा।
ठीक है, तो आइए देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि इससे भी ज़्यादा दोस्तों, वह क्वेश्चन इससे भी कई गुना ज़्यादा मोस्ट है। उसको आप इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अपने एग्जामिनेशन में पढ़ के जाइएगा, नहीं तो निश्चित ही आप पछताएंगे। जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे एग्जाम हॉल में, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अवश्य ही आया होगा। तो आइए देखते हैं सेकंड वाला इतना मोस्ट कौन सा क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपका है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए तथा दोनों में अंतर लिखिए। दोस्तों क्या होता है, देखिए ये जो आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ से मतलब आणविकता तथा कोटि, ये एक क्वेश्चन बन जाता है, तथा दोनों में अंतर लिखिए, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। दोनों आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में काफ़ी छोटे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये आपका बहुत छोटा जो होता है वो 1 नंबर का होता है दोस्तों, उसके बाद 2 के होते हैं, 3 के होते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन आपका आएगा, ये काफ़ी अच्छा नंबर आपको देने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या होता है, आणविकता तथा कोटि क्या होती है, कैसे इसको डिफाइंड किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आणविकता को। आप देखिए आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आणविकता हेडिंग बनाया हुआ है। तो आणविकता में हम क्या दर्शाते हैं, क्या कहते हैं, उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम बताते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या, ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। दोस्तों क्या होता है कि मतलब कि कम से कम जितना अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु हैं, उनकी जो न्यूनतम संख्या होती है, उसी को उसकी आणविकता कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं कोटि पे, क्या कोटि में हमको क्या डिफिनीशन देना है। तो कोटि में दोस्तों आते हैं, यहाँ पे देखिए अभिक्रिया की कोटि को हम कैसे दर्शाएंगे, इसके लिए अब ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत सिंपल सा आंसर आपको बताना होता है इसका। हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, इस वाले आंसर में हमने देखा था कि अभिकारक में जितने अणु भाग लेते हैं, ठीक है, उन सभी को, या जो न्यूनतम संख्या होती है, उन सभी को हम कहते हैं आणविकता। लेकिन दोस्तों इसमें से सभी अणु जो होते हैं वह उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो जितने अणु उत्पाद में बदलते हैं, ठीक है, वही अणुओं की संख्या जो होती है वो कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो ये आपका दोनों के दोनों आंसर हमने यहाँ पे देखने की कोशिश किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर है, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं इसके बाद इन दोनों में अंतर देखते हैं कि इनमें अंतर हम क्या लिखेंगे। तो आइए अंतर को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक अंतर को हम देखते चलेंगे, 2-3 अंतर आपको यहाँ पे लिखने होते हैं, तब आपके सभी नंबर यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। तो पहला इसमें हम अंतर क्या दिखाएंगे उसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। आणविकता सदैव एक पूर्णांक होती है, ठीक है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है। जो आणविकता होती है वह पूर्णांक में होती है। पूर्णांक का मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये पूर्णांक में होती है। लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं इसका जो सेकंड वाला जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो सेकंड वाला डिफरेंस आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सेकंड वाले में क्या बताया जाएगा, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि कोटि शून्य हो सकती है। दोस्तों हम लोग जानते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है, इसलिए कोटि जो है वह शून्य हो सकती है, लेकिन आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है। ये आपको अंतर में लिखना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट आपके अंतर मैंने बता दिया। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं अंतर में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या आता है आपका। तीसरा पॉइंट आता है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। तो
मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है तथा जो कोटि होती है, ये दोनों के मान समान भी हो सकते हैं, अलग अलग हो भी सकते हैं। तो दोनों होते हैं। तो दोस्तों ये आपका 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके आप लोग जाइएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ लीजिए रखे होंगे। तो आई होप कि ये क्लास आपके निश्चित ही समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए तथा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एकेडमी लेवल का सब्जेक्ट जो है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे दोस्तों वो आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, साइंस में दोस्तों चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो, सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवाता रहूँगा। आई होप कि ये क्लास आपके निश्चित ही समझ में आई होगी।